नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है दी लल्लनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। महामहिम में आज बात देश की 12वीं राष्ट्रपति, देश की इकलौती महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। प्रतिभा का किस्सा सुनाने के लिए हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं। इसलिए नहीं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की ससुराल राजस्थान है, इसलिए भी नहीं कि राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वो राजस्थान की गवर्नर थी, इसलिए कि पाली जिले का जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राजनीतिक उत्थान और उससे जुड़े कई किस्सों को बयान करता है। 9 फरवरी 2011 सूबे में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। तब राजस्थान के ही पाली जिले में ये वाकया हुआ। वहां बाड़मेर की तहसील शिव से विधायक बनकर आए अमीन खान, जो उस वक्त सूबे के पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग को संबोधित करने गए थे। गांधी परिवार और पार्टी के प्रति निस्वार्थ भाव से वफादार बने रहने की नसीहत देने के लिए उन्होंने पार्टी के रंगरूटों के सामने एक नजीर रखी। अमीन खान बोले कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हारकर 1977 में सत्ता से बाहर हो गईं, तो कई सो कॉल्ड वफादारों ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रतिभा पाटिल ने नहीं छोड़ा, यहां तक कि उनके घर पर खाना बनाया, इंदिरा के घर पर बर्तन तक मांजे और लगातार उनके साथ बनी रही। अमीन खान, जो राजस्थान में कांग्रेस का अल्पसंख्यक चेहरा हुआ करते थे, 24 घंटों के भीतर ये बयान देने के नप गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका इस्तीफा लिखवा लिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका। कई लोगों ने ये कहा कि ये वैसे ही था कि ये बात सबको पता है जमाने में, लेकिन अब तक कही जा रही थी फंसाने में, और अब फंसाना हकीकत बन गया क्योंकि कांग्रेस के ही एक मंत्री ने ये बात कह दी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि महामहिम में जब हम उन राजनीतिक हालातों के बारे में बताते हैं जिसमें राष्ट्रपति चुने गए, तो ये बीच कार्यकाल का किस्सा क्यों सुनाने लगे, क्यों बताने लगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल के चौथे बरस की बात। दरअसल इस बात में उनके राजनीतिक करियर की कुंजी छिपी हुई है। करियर जिसमें वो महज 27 साल की उम्र में विधायक बन गई, उसके बाद हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक रही। दिल्ली आई तो गांधी परिवार के करीब रही और समय समय पर उसका इनाम मिलता रहा। 25 जुलाई 1987 आर वेंकटरमन देश के राष्ट्रपति की शपथ लेने के लिए मंच पर मौजूद थे। उनके बगल में थे उस वक्त के लोकसभा के स्पीकर, पंजाब के कांग्रेसी नेता बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ के बगल में एक महिला बैठी थी, महिला जो राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन थी, महिला जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल, जो अभी 1 बरस पहले ही पहली मर्तबा राज्यसभा की सांसद बनी थी। किसे पता था कि ठीक 20 बरस बाद 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक बार फिर से उस मंच पर होंगी, लेकिन इस बार वो राष्ट्रपति के पद की शपथ ले रही होंगी। शायद खुद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी जून 2007 से पहले इस बात का इल्हाम नहीं रहा होगा। महामहिम के अब तक के एपिसोड्स में आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हर बार शुरुआती दौर में कुछ नाम मजबूत दिखते हैं, लेकिन आखिरी में कोई और ही नाम सामने आ जाता है। 2007 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2007 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन दावेदार थे, ये जानने से पहले उस वक्त की राजनीतिक गणित समझ लेना मौजूद होगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फील गुड का नारा धाराशायी हो गया। कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और यूपीए को मिली कुल 218 सीटें। इधर वाम मोर्चा अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों के साथ लोकसभा पहुंचा था, उसके पास थी 59 सीटें। एक तरह से सत्ता की चाबी वाम मोर्चे के पास ही थी। तो वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की दोस्ती हो गई। देश को मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में। मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ मजबूत संबंध चाहते थे और ये तो सब जानते हैं कि लेफ्टिस्ट पार्टियां रूस के प्रति झुकाव रखती हैं। ऐसे में जब साल 2007 में
भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि को लेकर यूपीए सरकार की अवधि पर उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था, तभी आया राष्ट्रपति का चुनाव। लेफ्ट फ्रंट ने राष्ट्रपति के लिए पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मनमोहन सिंह की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रणब मुखर्जी का नाम सुझाया, लेकिन सोनिया गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सोनिया जानती थी कि इस वरिष्ठ साथी के राजनीतिक रिटायरमेंट का अभी वक्त नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से 2 नाम सुझाए गए, शिवराज पाटिल और कर्ण सिंह, लेकिन लेफ्ट के नेताओं ने इन दोनों नामों को खारिज कर दिया। ऐसे में आपसी गतिरोध को दूर करने के लिए सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक हुई। मीटिंग में डी राजा, AB वर्धन, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी लेफ्ट फ्रंट की तरफ से थे। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सोनिया तो थी ही। मीटिंग की शुरुआत हुई। लेफ्ट फ्रंट के नेता पहले ही प्रेस में बयान दे चुके थे। उन्होंने उसी रुख को दोहराया और कहा कि आपने पहले जो 2 नाम बताए थे, शिवराज पाटिल और कर्ण सिंह, वो हमें स्वीकार नहीं है। शिवराज पाटिल को बहुत क्लीन इमेज का नहीं मानते थे लेफ्ट फ्रंट के नेता। वहीं कर्ण सिंह के ऊपर हिंदू धार्मिकवादी होने के आरोप लगाते थे कॉमरेड। ऐसे में कांग्रेस ने 2 नए नाम सुझाए। गांधी परिवार के पुराने वफादार अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा, दोनों मध्य प्रदेश के नेता, दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन नामों पर विचार विमर्श हुआ। कहा गया कि दोनों की तबीयत नासाज रहती है, ऐसे में उन्हें चुनना उनके प्रति भी और देश के प्रति भी अन्याय होगा। जाकिर हुसैन के प्रसंग में हमने देखा था कि तबीयत की अनदेखी करना कितना भारी हो सकता है। मीटिंग चल रही थी, तभी डी राजा बोले, क्यों ना किसी महिला को ये मौका मिले। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को, इस सुझाव को हाथों हाथ लिया। दरअसल मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ये पहले ही तय कर चुके थे कि एक महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया जाए और उन्होंने नाम भी तय कर लिया था। तो जैसे ही डी राजा ने ये कहा, मनमोहन फौरन बोले, राजस्थान की गवर्नर और बुजुर्ग कांग्रेसी नेता प्रतिभा पाटिल इस पद के लिए उपयुक्त रहेंगी। ज्यादातर कॉमरेडों ने उनका नाम पहले नहीं सुना था। एक AB वर्धन ऐसे थे जो प्रतिभा पाटिल से वाकिफ थे, क्योंकि AB वर्धन ने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति का ककहरा सीखा था। उन्होंने बाकी वामपंथी साथियों को प्रतिभा पाटिल के बारे में अपनी जानकारी से रूबरू करवाया और फिर 14 जून 2007 को, यानी जिस दिन ये मीटिंग हुई, उसी दिन शाम को प्रतिभा पाटिल का बतौर यूपीए और लेफ्ट फ्रंट के साझा कैंडिडेट नाम का ऐलान हो गया। दरअसल कॉमरेडों की गलती नहीं थी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम कभी नहीं रही। हालांकि 27 की उम्र में वो विधायक जरूर बन गई थी। 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव में पैदा हुई प्रतिभा पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की थी। वो जलगांव से पहली बार विधायक बनी। उनका सितारा चमका 1972 में, जब वसंतराव नाइक की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। इसके बाद 1985 तक जब भी कांग्रेस सत्ता में रही, वो कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रही, बस विभाग बदलते रहे। 1978 में युवा कांग्रेसी नेता शरद पवार ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए। तब उसके 1 बरस बाद प्रतिभा पाटिल कुछ समय तक कांग्रेस की नेता रही सदन में, और इस हैसियत से नेता प्रतिपक्ष भी। 1986 में राजीव गांधी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया राज्यसभा का सांसद बनाकर, और तभी वह राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन भी बनी। 1991 में अमरावती से प्रतिभा पाटिल ने लोकसभा का चुनाव भी जीता, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री का पद नहीं मिला। मंत्री के पद या तो शरद पवार के खेमे के लोगों को मिले, या उनको जो शरद के पॉलिटिकल राइज को चेक कर सकते हो, मसलन SB चौहान। 2004 में यूपीए की सत्ता आई तो प्रतिभा का भी राजनीतिक पुनर्वास हुआ। 8 नवंबर 2004 को उन्हें राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। 2007 में राष्ट्रपति के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने तक वह राजस्थान की गवर्नर ही रही। देश के 12वें राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान का एंगल यहाँ पर खत्म नहीं होता, शुरू होता है।
क्योंकि प्रतिभा पाटिल के सामने एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे उस वक्त के उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक भैरव सिंह शेखावत पुलिस कांस्टेबल से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे थे और फिर उसके बाद 2002 में उपराष्ट्रपति बने थे। शेखावत के लिए एक सुनहरी विदाई का अवसर था। शेखावत, जिन्हें राजस्थान में सम्मान से बाबोसा कहा जाता था, बाबोसा मारवाड़ी में ताऊ का पर्याय है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में शेखावत ने दोस्तियां कमाई थीं। लालू प्रसाद यादव से लेकर करुणानिधि तक भैरव सिंह शेखावत के अच्छे दोस्त माने जाते थे। वो देश में राजपूतों के कद्दावर नेता थे। फिर शुरू हुआ कैंपेनिंग और बयानबाजी का दौर। बीजेपी ने पूरे चुनाव को नैतिकता के आधार पर लड़ना चाहा। एक बुकलेट निकाली गई, नो प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल को जानिए। इसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। भैरव सिंह शेखावत ये जानते थे कि 10.98 लाख मूल्य के वोटों वाले इलेक्टोरल कॉलेज में उनके पास उस वक्त की गणित के मुताबिक 35% वोट ही हैं। अगर वो सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को कमजोर साबित कर सकें तो चुनाव में उनके लिए संभावना है। भैरव सिंह के पॉलिटिकल मैनेजर्स को यह भी लग रहा था कि शेखावत की संभावनाएं क्रॉस वोटिंग से बलवती हो सकती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और क्या नतीजा आया? प्रतिभा पाटिल को मिले 6,38,116 मूल्य के वोट, जबकि भैरव सिंह शेखावत को मिले 3,31,306 मूल्य के वोट। कहां क्रॉस वोटिंग हुई? महाराष्ट्र में शिवसेना, जो एनडीए के साथ थी, वो मराठी कार्ड खेल गई। बोली कि हमने अपने विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया है। राजस्थान, बाबोसा जहां की राजनीति के भीष्म पितामह होने का दावा करते हैं, वहां पर भी जमकर प्रतिभा पाटिल के पक्ष में वोट हुए। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे कुछ विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। हालांकि मोदी ने इसको एक राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और उन विधायकों के जो मोदी राज का विरोध कर रहे थे पर कतरने में देरी नहीं लगाई, अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के घोषित नारे के साथ। 25 जुलाई 2007 देश को पहली बार एक महिला राष्ट्रपति के रूप में मिली। मीडिया ने 1982 में कांग्रेस के चयन यानी ज़ैल सिंह के नाम की खूब खिल्ली उड़ाई थी। कहा था कि उनकी मेधा, उनकी राजनीतिक पूंजी ऐसी नहीं है कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए। वो महज रबर स्टैंप हैं, गांधी परिवार के वफादार हैं, इसलिए चुना गया। प्रतिभा पाटिल के दौरान भी ऐसा ही हुआ। मीडिया के एक तबके ने इस चयन की खूब आलोचना की, लेकिन प्रतिभा पाटिल को पता था कि वो इतिहास बना चुकी हैं और उन्हें यह भी पता था कि वो इस पद पर सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की वजह से पहुंची हैं। 25 जुलाई 2007 देश में एक चीज और नई हुई। महिला राष्ट्रपति होने के चलते सरकार को पहली मर्तबा प्रोटोकॉल के तहत एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, जिसमें एक पुरुष को, प्रतिभा पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत को फर्स्ट जेंटलमैन के तहत प्रोटोकॉल, सुरक्षा और दूसरी सहूलियतें मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। देवी सिंह शेखावत सीकर के रहने वाले, लेकिन करियर बनाया महाराष्ट्र के जलगांव में। वहां पर केमिस्ट्री के शिक्षक थे। 1995 में विधायकी में किस्मत आजमाई, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद सीधे तौर पर राजनीति में शामिल होने से परहेज करते रहे। देश के ज्यादातर राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में विवाद हुए, लेकिन ये विवाद राजनीतिक थे। प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में जो विवाद हुए वो उनकी जाति जिंदगी से जुड़े थे। ऐसा ही एक विवाद जब उनके भाई पर हत्या का इल्जाम लगा। 2004 में प्रतिभा पाटिल के भाई जीएन पाटिल को जलगांव जिला कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 2005 में कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए। जीएन पाटिल के सामने थे जलगांव कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बीजी पाटिल। प्रतिभा के भाई जीएन पाटिल चुनाव 13 वोट से हार गए और उसके बाद 21 सितंबर 2005 को जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बीजी पाटिल की उनके घर के पास ही दिन दहाड़े हत्या हो गई। आरोप लगा जीएन पाटिल पर और उनके साथ ही उल्हास पाटिल पर।
प्रतिभा पाटिल पर इस केस में अपने भाई को बचाने का इल्जाम लगा। 2015 में सीबीआई जांच और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके भाई को इस केस में दोषी पाया गया। एक आरटीआई से यह भी जानकारी मिली कि बतौर राष्ट्रपति विदेशी दौरों पर सबसे ज्यादा खर्चा प्रतिभा पाटिल के दौरान ही हुआ, लगभग 205 करोड़ का खर्च। ये भी कहा गया कि जब वो विदेश जाती हैं तो उनके साथ रिश्तेदारों का एक जत्था जाता है। हालांकि सरकार ने इसे सामान्य चलन बताकर प्रतिभा पाटिल का बचाव किया। एक विवाद और था जो प्रतिभा पाटिल का इंतजार कर रहा था, और वो विवाद शुरू हुआ उनके रिटायरमेंट के वक्त के करीब। विदाई के समय प्रतिभा पाटिल ने अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में निवास की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं गृह राज्य में आवास की मांग करने वाली कोई पहली राष्ट्रपति तो नहीं हूं। लोगों के सामने नज़ीर थी राधा कृष्णन की, आर वेंकट रमन की भी। ऐसे में तय हुआ कि महाराष्ट्र के पुणे में उनको जमीन दी जाए। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। प्रतिभा सिंह पाटिल को 2.6 लाख वर्ग फीट वाला एक आवास आवंटित हुआ, लेकिन तभी फौज के जवानों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने ये इल्जाम लगाया कि जिस जमीन पर यह आवास आवंटित हुआ है वो शहीदों की विधवाओं के लिए आरक्षित है। जस्टिस फॉर जवान संस्था के लिए काम करने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश पाटिल ने ये इल्जाम लगाया। इसके चलते प्रतिभा पाटिल ने प्रस्तावित आवास छोड़ दिया और उसकी जगह पाषाण रोड वाले अपेक्षाकृत बहुत छोटे 4,500 वर्ग फीट वाले नए आवास में शिफ्ट हो गई। बतौर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 35 से ज्यादा दया याचिकाओं को स्वीकार किया। विरोधियों ने कहा कि इसमें ऐसे केसेस भी थे जब किसी शख्स पर बच्चियों के बलात्कार और हत्या के इल्जाम थे, लेकिन इसके आधार पर प्रतिभा पाटिल का मूल्यांकन करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति दया याचिकाओं के मामले में उस वक्त की सरकारों के फैसलों से, उनकी संस्तुतियों से बंधा होता है। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने उस वक्त के राजनीतिक शिष्टाचार का पालन नहीं किया और बतौर राष्ट्रपति उनको जो गिफ्ट मिले थे उन्हें अपने साथ पुणे के आवास ले गईं। कभी अपने परिवार, कभी अपनी मृदुवाणी और कभी गांधी परिवार के प्रति वफादारी। जो भी तरीके रहे हों, प्रतिभा पाटिल ने कीर्तिमान तो गढ़ ही दिया। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सवारी के लिए एक और राजनेता कसमसा रहा था, प्रणब मुखर्जी। 2007 में जिसकी बारी आते आते रह गई, लेकिन 2012 में जिसकी बारी आ गई। अगले एपिसोड में महामहिम के बताएंगे प्रणब दा के बारे में, जिनकी लिखने की क्षमता, जिनकी नियमों की जानकारी के कायल प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी हैं। महामहिम के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो लल्लन टॉप के पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी भी टंटना दीजिए ताकि एपिसोड अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए। शुक्रिया।